अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारे प्रीवियस टॉपिक में हमने रेड ब्लड सेल्स को देखा था कि रेड ब्लड सेल्स के फंक्शंस क्या हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उस पर हमने डिटेल डिस्कशन की है। तो आज हमने रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट एक स्पेशल कलरिंग पिगमेंट या ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है उसे डिस्कस करना है, जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन को हम रेड ब्लड सेल्स के फंक्शंस में पढ़ चुके हैं कि ये एक गुड बफर के तौर पे भी एक्ट करता है। गुड बफर के तौर पे कैसे एक्ट करता है कि ये हमारे ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, जिससे ब्लड की पीएच मेंटेन रहती है। ब्लड की पीएच ऑलमोस्ट अल्कलाइन होती है ज़्यादातर, तो उसे ये इसी रेंज में रखता है कि वो अल्कलाइन ही रहे, जिस केस में अल्कलाइन नेचर रिक्वायर्ड होती है ब्लड की। तो हीमोग्लोबिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में, जैसे कि एक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है हमारे पास, ऑक्सीजन को बाइंड करने की कैपेसिटी इसमें मौजूद है। तो ब्लड में जब हमारे पास हीमोग्लोबिन एक नॉर्मल कंटेंट इसका मौजूद होगा, जो कि मेल और फीमेल में वेरी कर रहा होता है बाय सम परसेंटेज, तो ये हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल कंटेंट है मेल और फीमेल में, ये नॉर्मल होगा तो ऑक्सीजन जो सप्लाई बॉडी को मिल रही है वो भी नॉर्मल होगी। बॉडी के तमाम टिश्यूज़ तक, सेल्स तक, सेल लेवल तक ऑक्सीजन जो है वो फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस इजीली जो है वो ट्रांसफ़र की जाएगी। और अगर हीमोग्लोबिन कंटेंट में यानी एचबी कंटेंट, जिसे ब्लड टेस्ट में भी अक्सर देखा जाता है, एचबी से हम एब्रीविएट करते हैं, तो इस केस में एचबी को देखा जाता है कि हीमोग्लोबिन कंटेंट हमारी ब्लड में कितना है और उसके मुताबिक फिर सप्लीमेंट्स भी दी जाती हैं। तो हीमोग्लोबिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है हमारे पास, एक मॉलिक्यूल है, पिगमेंट है। आज हमने इसका स्ट्रक्चर जो है वो देखना है, इसको स्ट्रक्चरली स्टडी करना है कि हीमोग्लोबिन के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स मौजूद हैं जो उसके रेड कलर के लिए रिक्वायर्ड हैं, जो उसके ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये सब। तो हीमोग्लोबिन का फर्स्ट हमने देखना है स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इट्स अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। हम इसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास हीमोग्लोबिन में दो ऐसे सब्सटेंस या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हैं, स्ट्रक्चरली भी और कॉम्पोजिशन वाइज भी। फॉर एग्जांपल इसके पास क्या होता है, प्रोटीन होती है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर वाइज बात करें, इसके कॉम्पोजिशन में एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो कंबाइन होती है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट के साथ। अब आयरन पिगमेंट और प्रोटीन, ये दोनों हमारे पास डिफरेंट जो हैं सब्सटेंसेस हैं, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, और ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये मिल के हीमोग्लोबिन बना रहा है। यानी हीमोग्लोबिन की कॉम्पोजिशन हमारे पास इस सेकंड पॉइंट पे बेस कर रही है। तो इस वजह से हम इसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कह रहे हैं कि एक ऐसी प्रोटीन है जिसमें टू डिफरेंट सब्सटेंसेस कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन एंड आयरन। अब हम इन्हीं पॉइंट्स को मज़ीद अगर हम डिवाइड कर लें अपनी आसानी के लिए, तो हमें पता चलता है कि जिसका प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, उसको हम ग्लोबिन कहते हैं, प्रोटीन पार्ट को। आपका फेट जो है रेड ब्लड सेल्स का वो याद आ गया होगा कि हमारे पास फेट में जब हमने रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय होते देखा था बाय सम मैक्रोफेजेस, जो कि लिवर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कुप्फर सेल्स कहते हैं, स्प्लीन्स में, बोन मैरो में। तो डिस्ट्रॉय करने के बाद उसे फेगोसाइटोस कर लिया जाता है बाय सम मैक्रोफेजेस। तो उसके बाद वो डिग्रेड हो जाता है। हीमोग्लोबिन हमारे पास जब रिलीज़ हो जाता है रेड ब्लड सेल से, तो हीमोग्लोबिन की फर्दर जो है वो डिग्रेडेशन होती है, जो कि उसके कंपोनेंट्स में जो है वो एंड होती है। तो उसमें ग्लोबिन भी एक डिग्रेड कंपोनेंट था जो कि प्रोटीन पार्ट था, यानी प्रोटीन पूल बना रहा था बॉडी का, जो कि बाद में इस्तेमाल किया जा सकता था, बॉडी में स्टोर हो जाता था। ये पिछले पॉइंट से रिलेटेड बात है। तो ग्लोबिन हमारे पास प्रोटीन पूल है, प्रोटीन पार्ट है हमारे पास हीमोग्लोबिन का। नेक्स्ट हमारे पास जो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, सेकंड कंपोनेंट,
इसको हम हीम कहते हैं। ये हीम है हमारे पास हीमोग्लोबिन का। तो अभी इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। हीम हमारे पास यानी आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जो है जिसे हम हीम कह रहे हैं, ये एक स्ट्रक्चरल पार्टिसिपेशन भी देता है, ना सिर्फ हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में बल्कि हमारी बॉडी में जो डिफरेंट ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट्स प्रेजेंट है डिफरेंट साइट्स पर, जैसे कि मायोग्लोबिन में भी एक स्ट्रक्चरल पार्टिसिपेशन देता है। हीम की बात कर रही हूँ। और ये साथ ही साथ जो है ये न्यूरोग्लोबिन्स में भी स्ट्रक्चरली पार्टिसिपेट करते हैं। मायोग्लोबिन्स भी हमारे पास ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है हीमोग्लोबिन की तरह, लेकिन ये मसल्स का हीमोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन के तौर पे ऐड करेगा, इसे मसल हीमोग्लोबिन भी कह सकते हैं। न्यूरोग्लोबिन का मतलब है कि ये हमारे पास ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट ही है लेकिन ब्रेन में प्रेजेंट है। ये दोनों ग्लोबिन एक दूसरे से सेपरेट इसलिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन साइट जहाँ पर ये हीमोग्लोबिन की एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हीम ये स्ट्रक्चरल पार्टिसिपेशन ना सिर्फ हीमोग्लोबिन में देता है बल्कि मायोग्लोबिन और न्यूरोग्लोबिन में भी ये पार्ट लेता है स्ट्रक्चरली। तो ये बात आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है। अब हम आयरन को और ग्लोबिन को और उसके पिगमेंट पार्ट को डिफरेंट वे में स्टडी करते हैं कि हीमोग्लोबिन की ये 3 कंपोनेंट्स जिनको हमने फेट ऑफ रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन में भी देखा था कि जब हमारे पास एक डिस्ट्रॉयड रेड ब्लड सेल्स से एक हीमोग्लोबिन रिलीज़ होता है और जब वो फर्दर डिग्रेड होता है हमारी बॉडी में स्टोर होने के लिए उसके कंपोनेंट्स को, तो वो ग्लोबिन, आयरन और पोरफायरन थे। पोरफायरन हमारे पास पिगमेंटेड पार्ट है हीम का जिसे हम आयरन कंटेनिंग पिगमेंट कहते हैं। तो ये 3 हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। अब इनको डिस्कस करते हैं कंपैरेटिवली ताकि हमें पता लग सके कि हीमोग्लोबिन के ये जो 3 मेन कंपोनेंट्स हैं इनका हमारे पास स्पेसिफिक क्या रोल है। ये हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन का आयरन। आयरन हमारे पास हमेशा फेरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, Fe2+। इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारे पास आयरन। ये हमारे पास आयरन की एक अनस्टेबल और सेलूस फॉर्म है, इसमें ये प्रेजेंट होता है। और कुछ एबनॉर्मल सिचुएशंस होती हैं, एबनॉर्मल कंडीशंस में हमारे पास जो आयरन की फॉर्म है वो फेरस से कन्वर्ट हो जाती है फेरिक में, जो कि हमारे पास Fe3+ से रिप्रेजेंट होता है और ये हमारे पास एक स्टेबल फॉर्म है आयरन की। तो ये हमारे पास कुछ आयरन के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स हैं कि फेरस की फॉर्म में हमारे पास आयरन प्रेजेंट होता है अनस्टेबल फॉर्म में, और एबनॉर्मल कंडीशंस में ये फेरिक में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फेरस, स्टेबल फॉर्म जो हमारे पास आयरन की होती है। नेक्स्ट हमारे पास है पोरफायरन, जो सेकेंड कॉम्पोनेंट है। पोरफायरन ये हमारे पास हीम का पिगमेंटेड पार्ट है। हीम में हमने आयरन भी देखा और हीम में आयरन इस तरह से प्रेजेंट होता है, और हीम का जो पिगमेंटेड पार्ट है उसे हम पोरफायरन कहते हैं। और ये हमारे पास 4 पायरोल रिंग्स का आपस में कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम टेट्रा पायरोल भी कहते हैं। 4 पायरोल्स जो हैं वो पायरोल रिंग्स आपस में कंबाइंड होती हैं और एक टेट्रा पायरोल बनाती हैं, जिसे हम 1 2 3 4 से जो है वो ग्रेड करते हैं। तो 4 पायरोल रिंग्स अटैच होती हैं। अगर मैं आपको रफली ड्रॉ करके दिखाऊं कि किस तरह से अटैच होती हैं, तो ये हमारे पास पायरोल रिंग्स होती हैं। इस तरह से होती हैं और इन्होंने एक रिंग बनाया होता है 4 पायरोल रिंग्स का जो आपस में अटैच होती हैं। इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। और जब ये टेट्रा पायरोल बना लेती हैं तो हमारे पास ये एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं बाय मीथेन ब्रिजेस। मीथेन ब्रिजेस हमारे पास CH4 हैं, इनके साथ ये जो हैं ये आपस में अटैच होती हैं। और हमारे पास जो आयरन है, क्योंकि ये हीम में ही आयरन और पिगमेंटेड पार्ट दोनों कंबाइंड फॉर्म में हम हीम कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन में ये दोनों आपस में किस तरह से कंबाइन होते हैं कि आयरन पोरफायरन की पायरोल रिंग्स की नाइट्रोजन के साथ अटैच होता है। नाइट्रोजन हमारे पास ईच पायरोल रिंग का जो प्रेजेंट होता है उसके साथ आयरन अटैच होता है, और ग्लोबिन मॉलिक्यूल के भी ये नाइट्रोजन के साथ ही अटैच होता है। तो ये आपके पास ये पूरा एक समझ लें आपने हीम को जो है डिस्कस किया है, जो कि हमने सेपरेटली डिस्कस इसलिए किया ताकि हीम को भी हम कंपोनेंट वाइज डिस्कस कर सकें कि आयरन पार्ट और पिगमेंटेड पार्ट में क्या फ़र्क है। अब हम डिस्कस करते हैं इन दोनों से सेपरेट एक थर्ड और लास्ट जो कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन का, दैट इज़ ग्लोबिन।
ग्लोबिन को भी हम स्ट्रक्चर वाइज देख लें तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स कंटेन करता है। एज वी नो कि हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस होती हैं, और हम पॉलीपेप्टाइड और अमाइनो एसिड को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, यानी पॉलीपेप्टाइड और उनके सिंपल मोनोमर्स को, सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स को, क्योंकि प्रोटीन हमारे पास नेचर रखता है ग्लोबिन। तो ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स कंटेन करता है, जिसमें से 2 चेन्स हमारे पास होती हैं अल्फ़ा चेन्स और 2 चेन्स हमारे पास होती हैं बीटा चेन्स। ये हमारे पास इसकी कॉम्पोजिशन आ जाती है। अगर हम अल्फ़ा चेन्स और बीटा चेन्स को अगर हम इसका मॉलिक्यूलर वेट देखें और इनमें जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं उनका देखें, तो हमारे पास 2 MCQs बन सकते हैं कि अल्फ़ा चेन्स का मॉलिक्यूलर वेट होता है 15,126, जबकि हमारे पास बीटा चेन्स का इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है 15,866। अब इनका अमाइनो एसिड्स देखें तो अल्फ़ा चेन में 141 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड। तो ये आपने MCQs के तौर पे याद रखनी है चीज़ें। और अब हमारा आज का टॉपिक तो यहाँ तक ख़त्म होता है, जिसमें हमने हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर्स को देखा, उसके 3 मेन कंपोनेंट्स को डिस्कस किया। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमारे पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन्स की टाइप क्या है, क्योंकि हमारी बॉडी में फ्रॉम फीटर टू अडल्ट लाइफ या डेवलपमेंट हीमोग्लोबिन की भी टाइप्स होती हैं, तो उसको हमने डिस्कस करना है। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।